अंशुमान जी, मुझे आपने बहुत विस्तृत जानकारी दी कि बच्चे कैसे भाग लेंगे, उनका मेंटरशिप कौन करेगा, वो कैसे सीखेंगे, कैसे परफॉर्म करेंगे। कंपटीशन से आप बच रहे हैं लगातार। मैं भी उसको ठीक शब्द नहीं मानता, बच्चों के लिए खासकर। ये पूरी प्रक्रियात्मक चीज़ों को ये आपने ये जो बेसिक आइडिया है वो उसे कंसीव कैसे किया? क्या व्हाट वाज़ द रीज़न? कौन-सा ऐसा कारण था जो आपको प्रेरित कर रहा था कि एक बच्चों के लिए काम किया? क्योंकि मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, 20 साल हो गए हम एक-दूसरे को जानते हुए। आप पर्यावरण के क्षेत्र में कई काम कर रहे हैं, कई आपने पीआईएल लड़ी और जनहित के मुद्दे उठाए आप पर्यावरण से रिलेटेड। आपने बहुत सारे व्यक्तिगत तौर पे लड़ी जिसमें पॉलिटिकल विरोध भी रहा आपका कई बार। मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूँ ये। इसको मैं देख रहा हूँ लगातार कि इसको आपने एक मिशन के रूप में लिया। ये कैसे आया? देखिए, मूल भाव तो संरक्षण ही है, लेकिन वो संरक्षण और वो प्रक्रिया जो वास्तविकता को बदलने की स्थिति रखती हो, जमीन पर बदलाव लाने की क्षमता रखे। अभी तक के जितने प्रयास मैं देख रहा हूँ, मेरे अपने खुद के और किसी के क्या कहूँ, मुकदमा करके भी आप किसी डिस्ट्रक्टिव चीज को रोक सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टिव काम मुकदमे के थ्रू नहीं। अपेक्षा भी नहीं होनी चाहिए। कोई बक्सवाहा का जंगल कट रहा है, आपने याचिका पेश की, माननीय न्यायालय ने हस्तक्षेप किया, रुक गया काम, नहीं कटेगा जंगल। कहीं इलीगल खुदाई हो रही है, उसको भी आप रोक सकते हो। कोई निर्माण हो रहा है सड़क का, गलत हो रहा है, कॉरिडोर का संरक्षण की आवश्यकता है, भोपाल बैतूल हाईवे जैसे है, तो आपने हस्तक्षेप माननीय न्यायालय से आग्रह किया, माननीय न्यायालय ने किया। लेकिन कंस्ट्रक्टिव काम होना बहुत मुश्किल है कोर्ट से। तो कंस्ट्रक्टिव काम कैसे हो, कैसे गलतियां होने से पहले उनको रोक दिया जाए, इसमें हमको प्रतिभागिता चाहिए अगली पीढ़ी की। जब तक ज्ञान से बड़ा कोई शस्त्र नहीं, तो वो शस्त्र जब हम उनको देंगे, वो इक्विपमेंट देंगे जिससे उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, तब बच्चे आगे चल के बड़ी संख्या में, क्योंकि ये वन ऑफ इवेंट नहीं चाह रहे हैं हम इसको कि एक बार होके रुक जाए, आगे निरंतरता। निरंतरता रहे। हर बार नए बैच, नए बच्चे आए, वो इस प्रक्रिया से गुजरे और लेके जाएं। बच्चा क्या डिलीवर करेगा 10 और 11 में, वो तो महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे अधिक महत्वपूर्ण है कि वो 3 महीने की प्रक्रिया से जो मैं गुजर क्या रहा है, सीखेगा? उसमें वो क्या लेके जा रहा है। इसीलिए हम लोग बार-बार इस पर जोर दे रहे हैं कि ये प्रतिस्पर्धा नहीं है, सब जीतेंगे इसमें, सबसे अधिक संरक्षण जीतेगा, मूल उद्देश्य जीतेगा। मूल उद्देश्य ये है। तो जो 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 सूरत है वो बदलेगी, ऐसी उम्मीद है। इसकी प्रेरणा कहाँ से आई? इसकी प्रेरणा थोड़ा-सा व्यक्तिगत बात है कि मैं ऐसा हमेशा से मानता हूँ कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हम प्रकृति पर आधारित हैं। धरती माँ है। हमारी जो हमेशा से हमार जिस जिस वैल्यू सिस्टम को लेकर पैदा हुए, जिसमें माता भूमि पुत्रो हम प्रतिभ्या, यानी भूमि हमारी माँ है, हम उसके पुत्र हैं। और माँ जैसा पुत्र का संरक्षण करती है, वैसे ही लालन पालन करके पाल पोस के बड़ा करती है, वैसे ही प्रकृति हमको पाल पोस के बड़ा करती है। ये ऋण है प्रकृति का हमारे ऊपर। इस ऋण को उतारना तो संभव है ही नहीं जीवन काल में। मनुष्य की क्षमता के बाहर है उस ऋण को चुका पाए। लेकिन उस ऋण को चुकाने का प्रयास करना कर्तव्य नहीं, हमारा धर्म है। जब तक हम उसको वैसा नहीं स्वीकार करेंगे, तब तक हम प्रयास नहीं करेंगे। हजारों लाखों लोग अपने जीवन को गुजार देते हैं और इस ऋण का उनको बोध ही नहीं हो पाता। बहुत ही नहीं। तो मैं हमेशा से यही मानता हूं कि ईश्वर की कृपा रहती है, तो आपको उस ऋण का बोध होता है। और अमित भाई, जिस दिन बोध हो गया उसका, उस दिन आप अपने जीवन में उस चीज को महसूस करते हैं कि हर पल आप कोशिश करते हैं कि कैसे मैं प्रयास करूं कि उस ऋण को उतारूं। तो पर्यावरण संसद जो है, छात्र पर्यावरण संसद, एक ऐसा माध्यम समझ में आया जिससे मैं विद्यालयों को, छात्रों को उन विशेषज्ञों के साथ जोड़ सकूं
जिससे उन्होंने जो अपने जीवन काल में ज्ञानार्जन किया है, उस ज्ञानार्जन का प्रवाह उन विशेषज्ञों से उस नई पीढ़ी को हो सके और उस ज्ञान का इस्तेमाल करके वो संरक्षण में अपनी और अधिक बेहतर भूमिका निभा सके। जी, बहुत-बहुत बढ़िया बताया आपने। एक उद्देश्य आपको मिला, जो पर्यावरण के संबंध में कुछ आप अपना कंट्रीब्यूशन कर सकें। मैं कल रात को जब पढ़ रहा था ये, थोड़ा-सा रिसर्च आपसे बात भी हुई थी इससे पहले, तो पॉलिसी पर विशेष जोर है इस पूरे पर्यावरण छात्र पर्यावरण संसद पे। ये आप चूँकि पेशे से वकील भी हैं, तो पॉलिसीज़, एक्ट, रूल का पढ़ना हम दोनों का एक व्यावसायिक दृष्टि से भी ज़रूरी होता है। मुझे ये हमेशा ही लगता है, यो आपसे आज थोड़ा-सा ज्ञान अर्जित करूँगा, कि जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, अब मैं छात्र संघ पर्यावरण संसद की इतर कुछ बात कर रहा हूँ। पॉलिसीज़ ये ऑब्सेशन भी तो नहीं है कि कंजर्वेशन का, या मतलब बहुत एक समुदाय है, एक पक्ष है जो मतलब किसी भी हालत में कंजर्व कंजर्व करना चाहता है पर्यावरण को, और वो ह्यूमन रिसोर्स को या ह्यूमैनिटी को दरकिनार करता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, आदिवासी क्षेत्र जो जंगल में आदिवासी डीप रूटेड है, बहुत डीप में रहते हैं, जंगलों के बीच रहते हैं, उनकी लाइवलीहुड भी है जंगल, उनका जीवन भी है जंगल, वो जंगल के बाहर, उनको पॉलिसी से बहुत मतलब नहीं है, लेकिन आपकी पॉलिसी उनको डिस्प्लेस करती है। आपकी पॉलिसी का मतलब ये कतई नहीं कि आपके द्वारा गवर्नमेंट की पॉलिसी। तो ऐसा पर्यावरण का संरक्षण ऑब्सेशन भी तो नहीं है, ऐसा मुझे कभी कभी लगता है। ह्यूमन सेंट्रिक नहीं है ये, हमको कभी कभी बहुत गंभीर बात है। देखिए, अति तो किसी चीज की अच्छी नहीं है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि विष क्या है, हर चीज के अति विष है। तो हमको हमेशा बैलेंस लेके चलना चाहिए। व्यक्ति विशेष का हित, ट्राइबल कम्युनिटीज का हित महत्वपूर्ण है, संरक्षण जंगलों का वो भी महत्वपूर्ण है। किसी भी तरीके से अति होगी तो उसके दुष्परिणाम आएंगे ही। वनों का अधिक दोहन हो जाए तो उसके दुष्परिणाम तो हम देख ही रहे हैं, और जो पीढ़ियों से वहां रहते आए हैं उनको निकाल के बाहर फेंक दिया जाए संरक्षण के नाम पर, वो और भी खतरनाक है, क्योंकि उनका तो लाइवलीहुड है, क्योंकि उनका लाइवलीहुड है। इन दोनों के बीच बैलेंस लाना ही तो पूरा नीति निर्माण का खेल है। और नीति निर्माण इसीलिए आवश्यक है कि गलत नीति जो नुकसान करने का क्षमता रखती है, वो एक गलत कृत्य कभी नहीं रखता। हम और आप दो पेड़ काट देंगे, तो कृत्य में और नीति में बहुत बड़ा अंतर है। नीति से हजारों पेड़ काट सकते हैं, नीति से हजारों पेड़, लाखों वो नुकसान हो सकता है जिसको भरपाई जिसकी हो ही ना सके। तो इस पर जस्टिस राधाकृष्णन ने एक बार बहुत सुंदर जजमेंट टी.एन. गोदावर्मन में लिखा 2012 में, और उन्होंने कहा कि इतना लॉ है, इतनी नीति है संरक्षण के बाद, लेकिन संरक्षण हो क्यों नहीं पा रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमारी जो अप्रोच है पूरी कंजर्वेशन के प्रति, वो एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच है, यानी ह्यूमन सेंट्रिक। ह्यूमंस आर इन द सेंटर, उसके इर्द गिर्द प्रकृति है। हम प्रकृति का हिस्सा होते हुए भी अलग है, अपने आप को सुप्रीम मानते हैं। जंगल बचे क्यों? क्योंकि हमको जंगल की आवश्यकता है। बाघ बचे क्यों? क्योंकि बाघ रहेगा तो जंगल अच्छा रहेगा, जंगल अच्छा रहेगा तो हमको ऑक्सीजन मिलेगी, हमको सब कुछ मिलेगा। ये हमारा फंडामेंटल डिफेक्ट है पॉलिसी मेकिंग। उन्होंने कहा हमको एंथ्रोपोसेंट्रिक से इकोसेंट्रिक अप्रोच पर जाना पड़ेगा। इकोसेंट्रिक अप्रोच में जिसमें मैं हूं, मेरे साथ पूरी सृष्टि है, जंगल भी है, सब कुछ है, मेरा भी उतना ही स्थान है जितना बाघ का है, जितना गाय का है, जितना कीड़े मकोड़ों का है, जितना वनस्पति का है, सबको उनका स्थान मिले। तब जब हम एंथ्रोपोसेंट्रिक से इकोसेंट्रिक अप्रोच की ओर जाएंगे, तब हमारी नीतियां जो है वो सुचारू रूप से काम करेंगी। अन्यथा हमारा अप्रोच हमेशा अनबैलेंस्ड अप्रोच रहेगी। कभी हम एक तरफ ज्यादा झुक जाएंगे, कभी हम दूसरी तरफ ज्यादा झुक जाएंगे। ठीक बात। तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि
हो सकता है कि वो एक ऑब्सेशन हो। संरक्षण के प्रति ऑब्सेशन बुरा नहीं है, लेकिन अप्रोच हमेशा बैलेंस्ड रहनी चाहिए। मेरा कहने का ये मतलब था कि जब हम किसी ह्यूमैनिटी को दरकिनार करते हैं, तो वो मेरा सोचना है कि वो ऑब्सेशन ठीक भी नहीं है। अ, इसके इतर को बहुत सारे और सवाल हैं, 2-3 सवाल और करूँगा मैं। तो मैं उस बात का एक छोटा-सा जवाब देता जी, हूँ। जी। देखिए, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आया। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स को जो ऐसा माना गया उस एक्ट के पीछे भावना है ये कि इनके साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ कि आपने उनको निकाल निकाल के जंगलों से बाहर उनके अधिकार को समाप्त कर दिया, जंगलों पर जो उनका अधिकार था। उस एक्ट के तहत उनको पट्टे मिले, मिलने की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन नीति ऐसी कहीं ना कहीं डिफेक्ट था। हमने नोडल एजेंसी ट्राइबल डिपार्टमेंट को बना दिया, फॉरेस्ट को उसमें से प्रक्रिया से अलग रखा। दोनों डिपार्टमेंट्स में क्लैश हुए, बड़ी संख्या में एनक्रोचमेंट हुए जंगलों में। एक पॉलिसी आई, उस पॉलिसी के दुरुपयोग का नीति निर्माण करने वालों को पहले से विचार कर लेना चाहिए था, क्योंकि उसके उसमें implications क्या होंगे? कट ऑफ डेट थी कि इतने इस तारीख को अगर आप इतने साल पहले से किसी जंगल क्षेत्र में आपका कब्जा पाया गया तो उस पर आपका पट्टा आपको दे दिया जाएगा। नोटिफाइड, रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का भी पट्टा आपको मिल जाएगा। व्यापक एनक्रोचमेंट हुए, लोग आके बस आके बस गए। तो इसमें गेहूं के साथ घुन पिसता। जब हमने निकालने की प्रक्रिया शुरू की तो कई जेन्युइन लोग भी थे, वो भी पिसने लग गए। ये पिछले कई वर्षों से रहे थे। अब उसमें एक समस्या और हुई कि नेशनल पार्क्स और टाइगर रिजर्व्स के कोर एरिया में भी लोगों ने कहा कि ये हमारा हो गया, अब हम नहीं देंगे। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट आया कि जहां कोर एंड क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट रहेगा वहां ये फॉरेस्ट राइट्स के एक्ट के तहत जो है पट्टा आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये नीति निर्माण ऐसे होता है, कुछ निर्णय लिए जाते हैं, निर्णय लेने में क्या गलतियां हैं उसकी रिव्यू होता है, रिव्यू होने के बाद फिर संशोधन आते हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है। पर्यावरण संसद अपने अपनी पूरी प्रक्रिया के तहत इसी प्रक्रिया से बच्चों को गुजारना चाहता है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारी सरकारें, हमारे पॉलिसी मेकर्स क्या बनाते हैं, उनका क्या दुष्प्रभाव हो सकता है। प्रभाव तो एक ठीक बात है कि प्रभाव तो होगा। जैसे आपने अभी कोट किया जस्टिस राधाकृष्णन, मैं पहले कुछ जजमेंट्स पढ़ रहा था, तो हमको ऐसा लगता है, मुझे व्यक्तिगत तौर पे, कि कोर्ट्स जितनी हमारी, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे उच्च न्यायालय हो, माननीय उच्च न्यायालय हो, वो बड़ा एक्टिविज्म की तरह काम करती थी। मतलब उनको पॉलिसीज में क्या क्या डिफेक्ट्स हैं वो पॉइंट आउट करती थी। आजकल उसको कैसे देखते हैं एनवायरमेंटल मतलब कोर्ट इस मामले में क्या है? देखिए, मैं तो हमेशा से अमित भाई ये मानता हूं कि यदि टीएन गोदावर्मन मुकदमा नहीं होता तो हम अपने देश के बड़े हिस्से को, जंगलों को खो चुके होते। बहुत सी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी। तो न्यायपालिका का हस्तक्षेप उस समय बहुत आवश्यक था, प्रासंगिक था। बीतते समय के साथ और भी बढ़ता चला जा रहा है। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि न्यायपालिका वास्तविक संरक्षक रही है हमेशा से प्राकृतिक संपदा की। कार्यपालिका अपना काम करती है, लेकिन कार्यपालिका विधायिका के प्रभाव में रहती ही है, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। और विधायिका को वोट की चिंता रहती है, वो भी कोई छुपी हुई बात नहीं। ठीक बात है उनके। और उसका प्रभाव हमको नीति निर्माण में दिखता है। लेकिन न्यायपालिका जो है वो किसी दबाव में नहीं रहती, इसलिए वो जो काम कर सकती है वो कोई और नहीं कर सकता। इसलिए न्यायपालिका के रोल तो हमेशा से रहेगा और रहना भी चाहिए। 2-3 चीजें हैं, मैं इनको कल देख रहा था, आज भी देखा। मैं चूंकि इन चीजों से बहुत वाकिफ नहीं था, तो मैं समझने की कोशिश करूंगा आपसे। ये बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में इसका जिक्र है। एक पूरे वर्ल्ड में क्लाइमेट चेंज करके एक शब्द है, बड़ा पॉपुलर है, और उसका वो कितना प्रासंगिक है, वो कितना अप्रासंगिक है, ये मैं हिंदुस्तान के प्रोस्पेक्ट्स में, मतलब हमारे भारत के और दुनिया के प्रोस्पेक्ट में मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ।
क्लाइमेट चेंज को हम सब उसका अनुभव तो कर ही रहे हैं। जैसी गर्मी अब पड़ रही है, जितनी पहले से पड़ने लग जा रही है, वैसी पहले नहीं पड़ती थी। मौसम में जो अब व्यवस्थाएं आ रही हैं, जिस तरीके की हम देख रहे हैं, कभी भी बारिश हो जाती है, उन राज्यों में बाढ़ आ जा रही है जहां कभी पानी नहीं गिरता था। एप्पल बेल्ट जो है, जिसको हम मानते हैं, हिमालय पर एक सर्टेन टेम्परेचर, एक सर्टेन एलिवेशन पर ही एप्पल होता है। वो सेब का बेल्ट जो है वो ऊपर सरकता चला जा रहा है। जहां पहले ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड्स हुआ करते थे, वहां अब एप्पल नहीं होता। नहीं, उससे ज्यादा ठंडक ऊपर है तो वो ऊपर शिफ्ट होता चला जा रहा है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो ग्लेशियर जहां से था वो अब उससे कई किलोमीटर पीछे जा चुका है। और हमारी जितनी प्रमुख नदियां हैं हिमालय से निकलने वाली, उन सब की धाराएं ग्लेशियर से ही आती हैं। वो ग्लेशियर्स खत्म हो जाएंगे तो ये कल्पना करने के बाहर है बात, लेकिन ये एक बहुत खौफनाक सत्य है कि हो सकता है एक दिन गंगा और यमुना और ब्रह्मपुत्र में पानी ना रहे, और ईश्वर न करे हम अपने जीवन काल में ही उसको देखें। तो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज का प्रभाव तो हम सब देख रहे हैं। इसको डेटा के फॉर्म में जब अभिव्यक्त किया जाए तो इसको समझना अधिक आसान हो जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में उसी क्लाइमेट चेंज को डेटा से, चार्ट से, एक्चुअल इमेजेस से, एक्चुअल रिजल्ट से इन सब का बच्चे अनुभव करेंगे। ये हम सब बच्चे जो हमारे भाग ले रहे हैं इन सब चीजों से अवगत होंगे। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चे उन चीजों के, जैसे अगर कोई हमारा नेबरिंग स्टेट या कंट्री अगर कुछ करता है तो उस पे उसका कोई मतलब वो कुछ एनवायरनमेंट के खिलाफ काम करता है या एमिशंस बहुत होते हैं, इमिटिंग बहुत होती हैं, तो उसका प्रभाव भारत में भी पड़ता है। तो हमको अपने नेबरिंग कंट्री के अनुसार भी पॉलिसी बनानी चाहिए। तो ये सारी प्रक्रियाओं से बच्चे हमारा अवगत। इसमें यूनाइटेड नेशंस ने कार्बन क्रेडिट का सिस्टम बना के रखा हुआ है जी, कि जो कंट्रीज जो हैं वो बेहतर परफॉर्म करती हैं, जैसे भूटान बहुत अच्छा है। हाँ, भूटान से अच्छा कोई विश्व में उदाहरण नहीं है। उसके कार्बन क्रेडिट पॉइंट सबसे ज्यादा है। और दूसरी कंट्रीज हैं जो ज्यादा पोल्यूशन फैलाती हैं, उनके कार्बन क्रेडिट पॉइंट नेगेटिव भी हैं। तो ये भी किसी नीति के तहत है। इसका भी अनुभव बच्चों को करना जरूरी है। कार्बन क्रेडिट का सिस्टम कैसे निकला, उसका प्रभाव क्या है, जिसके पास अधिक कार्बन क्रेडिट है तो उसको क्या लाभ है, जिसके पास नहीं है उसको नुकसान क्या है, ये सब चीजें देखेंगे। एक अंतिम सवाल, एक तरफ हमारे पास भूटान जैसा उदाहरण है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान है, और चूंकि हम इंटरनेशनल ट्रीटियों से बंधे हुए होते हैं, बहुत सारी चीजों से, कन्वेंशन, यूएन कन्वेंशन से होते हैं, डिक्लेरेशंस होते हैं। अब वो देश जैसे अमेरिका या बहुत सारे देश जो डेवलप हो चुके हैं, तो कहते हैं कि आप कोई ऐसी चीजें मत करो जो एनवायरनमेंट के खिलाफ हो। तो ऐसा कभी कभी मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि डेवलप होने की प्रक्रिया में आपको कॉम्प्रोमाइज तो करने पड़ेंगे, नहीं तो एक आदमी गरीब, एक आदमी के पास इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, वो आप हमको आपको एक एसी रूम में बैठ के बात करना पर्यावरण के लिए बड़ा मतलब एक्साइटिंग इशू है, लेकिन किसी गरीब आदमी के लिए तो बिजली भी नहीं है, तो सरकार की एक पॉलिसी है कि वो उसके घर तक बिजली पहुंचे। उस बिजली पहुंचाने की प्रक्रिया में हमको कोयले का इस्तेमाल करना पड़ता है, और लगभग ऐसे आंकड़े हैं, अगर मेरी समझ के अनुसार या मेरी याददाश्त के अनुसार, ये 77% लगभग एनर्जी कोयले से प्रोड्यूस होती है, थर्मल एनर्जी। तो अगर डेवलप्ड कंट्री ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, 100 साल पहले उन्होंने जितना पोल्यूशन फैलाना था फैला चुके, जितना कार्बन डाइऑक्साइड बिखेरना था बिखेर चुके सब। अब हमारे डेवलपमेंट को रोकने के लिए, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसकी हम बात करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो, तो सस्टेनेबिलिटी और डेवलपमेंट दो अपोजिट चीजें हैं मुझे लगता है, इसको थोड़ा सा बताएं। सस्टेनेबिलिटी और डेवलपमेंट ऑपोजिट तो नहीं है, लेकिन वो डेवलपमेंट जिसके होने की प्रक्रिया में प्रकृति को कम से कम नुकसान हो, और होने वाले नुकसान की हम दूसरे तरीके से भरपाई कर सकें,
ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। वो डेवलपमेंट जिसको हम सस्टेन कर सकें, जो डेवलपमेंट खुद को सस्टेन कर सके, जिसको प्रकृति सस्टेन कर सके, उसके इम्पैक्ट को सस्टेन कर सके, यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। देखिए हाईवे बनेंगे, आपका कहना बिल्कुल सही है कि किसी गरीब के एंगल से देखें या हम अपने राष्ट्र के एंगल से देखें हाँ, उसका भी जरूरी है कि हम तो अभी विकसित राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र हैं। विकसित राष्ट्र तो नुकसान पहुंचा के आगे पहुंच चुके हैं, उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जब वो इट इज वेरी इजी टू टॉक हाँ ये मतलब फॉर देम कि नहीं अब तो सब ठीक सब खत्म, मतलब अब तो कोई एनवायरमेंट पर एक पेड़ भी नहीं काटे जाएंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक भारत की बात हमेशा से अलग रहेगी, क्योंकि भारत के मूल में प्रकृति संरक्षण है। तो हमको डेवलपमेंट की राह पर भी चलना है और अपनी प्रकृति का भी संरक्षण करना है। हमको बड़े चौड़े हाईवेज भी चाहिए, फास्ट बुलेट ट्रेन भी चाहिए, सारे अधोसंरचनाएं चाहिए, लेकिन हमको पीने का पानी भी तो चाहिए, शुद्ध हवा भी चाहिए। शुद्ध हवा भी चाहिए। और हमेशा को क्यों एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच से इकोसेंट्रिक अप्रोच पे जाने की जब हम बात करते हैं, तो केवल हमारा ही अधिकार क्यों? जिस क्षण हम प्रकृति के अन्य जीव जंतुओं का, वनस्पति का अधिकार और अपने अधिकार को समान रख लें, उस समय हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की राह पर चल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अंशुमान जी, आपका प्रयास सफल हो इसके लिए हम ईश्वर से कामना करेंगे। और मेरी अनुरोध और आग्रह है कि जितने बच्चे जल्दी से जल्दी इसमें प्रक्रिया में भाग ले सकें, इस प्रक्रिया को समझ सके, सुन सकें, उस प्रक्रिया से एक अवतरित होके एक नया बच्चा हो जो पॉलिसीज को समझे, उसके गलत नीतियों या सही नीतियों के बारे में जाने, वो उससे क्या नुकसान होता है। एक कोट मैं अभी सुन रहा था जिसके बारे में मैं बोलना चाहूंगा, और खासकर उन सब तमाम देखने वालों को, कि अपने अपने हिस्से से सभी नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो जिसके पास जेसीबी है वो जेसीबी से नुकसान पहुंचा रहा है, जिसके पास कुल्हाड़ी है कुल्हाड़ी से। तो ये अंशुमान सिंह जी का एक बहुत बड़ा प्रक्रिया के रूप में बच्चों को सिखाना, पॉलिसी के बीच एक समन्वय बनाना कि पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, और पॉलिसी के कारण पर्यावरण कितना संरक्षित हो सकता है, इस माध्यम से अंशुमान सिंह जी के इस प्रयास को मैं साधुवाद, अंशुमान सिंह जी व्यक्तिगत तौर पे मैं और तमाम उन लोगों के साथ जिनको आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपका सहयोग दे रहे हैं, आपको बहुत साधुवाद और आग्रह कि सभी बच्चे इसमें जितना ज्यादा हो सके भाग लें और उस प्रक्रियात्मक जानकारी से अवगत। धन्यवाद। धन्यवाद भाई, हम आप साथ में काम करेंगे। जी।